सास उर्मिला बहू रश्मि के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है। तभी उसे रश्मि की आवाज सुनाई देती है। उर्मिला दरवाजे पर कान लगाकर सब सुनने लग जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना तो मुझे सांस तक लेने नहीं आती। आई लव यू। तुम ना होती तो मेरा क्या होता। हाय हाय, ये रश्मि बहू किससे ऐसे बातें कर रही है? कहीं मेरे बेटे निहार के अलावा इसका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा। बाप रे बाप, इससे पहले कि कोई और तबाही हो मुझे इस कलमुही का पर्दाफाश तो करके ही रहना होगा। रुको, अभी बताती हूँ इसे। रुको। उर्मिला जोर से दरवाजा खोलती है और गुस्से से रश्मि पर चिल्लाने जाती है कि तभी वो देखती है कि रश्मि तो आलू चाट खा रही है और आलू चाट खाते खाते उसे देखकर कह रही है, हाय, लाइफ का असली मजा तो तुम्हें खाने में है। तुम्हें पता है, जब तुम्हें मैं खाती हूँ ना तो एक अलग सा सुकून, एक अलग सी राहत मिलती है। हाँ, यार, कोई इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मन करता है तुम्हें खाती ही रह जाऊं, बस खाती ही रहूं और खाती ही रहूं। माय डियर आलू चाट। उर्मिला रश्मि के इस बर्ताव को देखकर हैरान और दंग रह जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। हाय राम, इसका मतलब तू इस आलू चाट को देखकर ये सब कह रही थी? हाय 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 हाय, मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था अभी, अगर कुछ और होता तो। ओफो मम्मी जी, इतनी जल्दी मत जाइए। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो और आपको किसी की भी नजर ना लगे। तू 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 तू। वैसे मैं अभी आलू चाट खा रही हूँ। कोई भी काम हो तो कुछ देर बाद ऑर्डर दीजिएगा। फिलहाल मेरी पेट पूजा चल रही है। अरे ओ नासपीटी, कितना आलू चाट खाएगी रे? दिन रात, सुबह शाम, दिन के 8 पहर बस आलू चाट आलू चाट आलू चाट, हर 1 घंटे में आलू चाट। अरे दुनिया में और भी कितने सारे पदार्थ हैं, लेकिन नहीं, तेरी जान तो इस आलू चाट में ही अटकी है। करमजली कहेंगी, हाँ नहीं तो पागल। उर्मिला वहां से चली जाती है। दुनिया वालों को जितना भी भौंकना है भौंकने दो, लेकिन मैं तो आलू चाट मरते दम तक खाऊंगी। कभी नहीं छोड़ने वाली। मरने के बाद जब भूतनी बन जाऊंगी ना, तब भी नहीं छोड़ूंगी। रश्मि की हर 1 घंटे में आलू चाट खाने की आदत से उसके ससुराल में सास उर्मिला, ससुर नंद किशोर और पति निहार तीनों भी परेशान हो चुके थे। उर्मिला रश्मि की मां बरखा को फोन लगाती है और कहती है, अरे समधन जी, ये आपकी बेटी दिन रात पानी की तरह आलू चाट गटकते रहती है। इसे क्या आलू चाट खाने की बीमारी है? शादी होकर पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अब तक इसकी आदत नहीं गई। बताइए माजरा क्या है? वो दरअसल उर्मिला जी, वो रश्मि को सिर्फ खाने में आलू चाट ही पसंद है। वो कुछ नहीं खाती, इसीलिए रश्मि के पापा उसके लिए बोरी भरकर, हाँ जी, बोरी भरकर आलू लाते थे हर हफ्ते। हाँ, वो आदत से है उसके। भूख से और आलू चाट को खाने के पागलपन, इन सब से वो मजबूर है। हाँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छी आफत बांध दी है आपने हमारे गले। अरे रिश्ता जोड़ना था, वो भी ऐसे राज छिपाकर, हैं? ये भी कोई आपसे सीखे। रखिए फोन। हाँ नहीं तो। रश्मि की आलू चाट की जो आदत है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रश्मि रात में सोते समय निहार को बहुत परेशान करती है। आलू चाट, तुम मेरी जान हो। आलू चाट। निहार को रश्मि बहुत ज्यादा परेशान करती है। दिन भर आलू चाट खाने की आदत की वजह से घर में रात का माहौल बहुत ज्यादा बदबूदार हो जाता है। बल्कि ऐसा एक बार नहीं, पूरी रात होता है। इस वजह से निहार अपना तकिया और कंबल उठाकर जोर से चिल्लाता है, रश्मि, दिन भर दबाकर आलू चाट ठूसती हो और रात में एसिडिटी होने पर यूं खर्राटों की जगह पाद मारती हो। अरे मुझे सांस लेने में तक दिक्कत हो रही है। ऊपर से आलू चाट बस वही बोले जा रही हो। अपना आलू चाट खाना खत्म कर दो, वरना कहीं हमारा रिश्ता ही खत्म ना हो जाए। ओ हेलो, तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना हो तो कर लो, तलाक लेना है तो ले लो, लेकिन मैं आलू चाट को तलाक कभी नहीं दूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम ना पागल हो गई हो। मैं जा रहा हूँ बाहर सोफे पर सोने, वरना यहाँ इस पाद से भरे कमरे में तो मैं घुट घुट कर ही मर जाऊंगा। हाँ तो जाओ, तुम्हारे पैरों को किसने बेड़ियों से बांधा हुआ है? हाँ नहीं तो। अब इतनी रात को उठी गई हो तो 1 प्लेट आलू चाट खा ही लेती हूँ। हे भगवान, क्या होगा इस औरत का?
रश्मि आधी रात को भी रसोई की लाइट्स ऑन करके आलू चाट खाती है और फिर एक प्लेट बोलकर ऐसे ही दो दो प्लेट आलू चाट गटक लेती है और रसोई में ही सो जाती है। अब रश्मि के आलू चाट खाने से घर में आलू खत्म होने लगे थे और रोज के सारे पैसे तो रश्मि बस आलू लाने में ही बर्बाद कर रही थी। इसीलिए उर्मिला भड़क जाती है और कहती है, अरे मैडम, सारा सामान खत्म हो गया, मेरी पूरी बैटरी भी डाउन हो गई है, लेकिन आप आलू चाट खाते खाते अब तक नहीं रुकी, न थमी। ओ काका, आप अपना काम करो ना। अच्छा ये बताओ कि यहाँ आसपास कोई और आलू चाट की दुकान है क्या? नहीं मैडम, मैं अकेले ही बेचता हूँ यहाँ पर, और अब मैं घर जा रहा हूँ, अब कल आऊंगा। आलू चाट बनाने वाले काका अपना सामान उठाकर भागने लगते हैं। अरे ओ पगलेट काका, मैं कोई भूतनी या डायन हूँ क्या? हाँ नहीं तो जो मुझसे दूर भाग रहे हो, बेवकूफ कहीं के। यार, अभी आलू चाट कहाँ पर जाकर खाऊं मैं? रश्मि बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है और फिर उसके खुराफाती दिमाग में एक सॉलिड सा आइडिया आता है और वो अपनी पड़ोसन प्रीति के पास जाकर रोने का नाटक करने लगती है। क्या बताऊं यार मैं तुम्हें। प्रीति, मेरे तो ससुराल वालों ने मुझे घर से बेघर ही कर दिया है। बस एक कांच का बर्तन ही तोड़ा था, उसी वजह से। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ रश्मि, क्यों नहीं, तुम तो मेरी बहन की तरह ही हो। रुको, मैंने आज भिंडी की सब्जी बनाई है और पुलाव भी बनाया है, अभी परोसती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम वो खाना मुझे दोगी तो तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुर और पति क्या खाएंगे? रुको, मैं कुछ बनाती हूँ अपने लिए। आलू है तुम्हारे पास? हाँ हाँ। रश्मि फौरन प्रीति की रसोई में जाकर सारे आलूओं का आलू चाट बनाती है और उसे पागलों की तरह खाने लगती है और रश्मि को यूं देख प्रीति हक्का बक्का रह जाती है। बाप रे बाप, ये औरत तो ऐसे आलू चाट खा रही है जैसे इसने बरसों से कुछ खाया ना हो, या फिर इसके शरीर में कोई सैकड़ों साल पुरानी भूतिया आत्मा घुस गई हो। ओह नो। रश्मि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और फिर उसके जन्मदिन पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे लगातार लूज मोशंस होने लगते हैं। डॉक्टर आते हैं और रश्मि का चेकअप करके कहते हैं, रश्मि जी, अब आपको आलू चाट खाने पर हमेशा हमेशा के लिए लॉकडाउन लगाना ही होगा, वरना ये सब आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अभी तो आपने बस ट्रेलर महसूस किया है, इसकी पूरी पिक्चर तो और भी खतरनाक और घातक है। नहीं डॉक्टर जी, आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मुझे सबकी अटेंशन मिलती है और आज के दिन मेरी टाई टाई फिश हो गई। मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी आलू चाट नहीं खाऊंगी और ना ही आलू की तरफ देखूंगी भी। मुझे माफ कर दीजिएगा आप सब, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई। चलो, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार तेरी अकल ठिकाने तो आई। डॉक्टर से सही तरह का ट्रीटमेंट लेकर रश्मि की तबीयत ठीक हो जाती है और वो आलू चाट खाना छोड़ देती है। ओ कुलक्षणी, आलू चाट की दीवानी, अरे अपने आलू चाट खाने पर जरा सा तो पूर्ण विराम लगा, हाँ नहीं तो। बस ये तय हो गया है रश्मि बहू, आज के बाद अगर इस घर में आलू चाट बना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। रश्मि गुस्सा हो जाती है और बाहर चली जाती है और बाहर जाकर आलू चाट खाने लगती है। रश्मि इतने सारे आलू चाट खा जाती है कि आलू चाट बनाने वाले काका थक जाते हैं। मुंबई शहर में दो दोस्त गौरव और चिराग रहा करते थे। गौरव और चिराग दोनों किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश में थे। उन दोनों में से सबसे ज्यादा पैसे गौरव के पास होते हैं। चिराग थोड़ा सा कंजूस किस्म का आदमी होता है। एक दिन, यार गौरव, मेरे ऊपर के माले में ना एक धांसू आइडिया आया है, बोले तो एकदम धमाकेदार। ऊपर का माला मतलब? अरे मेरे भोले भाई, अरे ऊपर का माला कहने का मतलब कि भेजे में। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलें, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आर यू श्योर ये आइडिया काम करेगा? अरे 110% काम करेगा, शहरों में रेस्टोरेंट्स ही तो चलते हैं। चिराग मक्खन लगाकर गौरव को राजी कर लेता है। हाँ ठीक है चीरू। डन, फिर तू 60% इन्वेस्टमेंट करना और मैं 40%। थोड़ी हालत टाइट चल रही है ना भाया, हम आगे चलकर हिसाब किताब कर लेंगे। आई विल मेक श्योर
कि तुझे कोई घाटा ना हो। ठीक है भाई? हाँ यार चीरू, मैंने कभी तेरे साथ काम करते हुए फायदा और नुकसान के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी है हमारा है, हम दोनों का। गौरव और चिराग दोनों ही अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं जो दिखने में बहुत बड़ा होता है। एक ही दिन में रेस्टोरेंट पर कई सारे ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। गौरव और चिराग दोनों ही बहुत खुश होते हैं। चिराग सारा मैनेजमेंट संभालता है और गौरव सारा खाना खुद ही बनाता है। वाह, इतना अमेजिंग खाना तो मैंने इस एरिया में किसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं खाया। ये नया रेस्टोरेंट एकदम कूल है। हाँ यार, यहाँ की वाइब और यहाँ का खाना लाजवाब है। होगा क्यों नहीं, मेरा भाई गौरव जो बनाता है वो दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ है। चीरू यार, क्या तू भी? नहीं नहीं, कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं आपके दोस्त। आप वाकई में आउटस्टैंडिंग खाना बनाते हो। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया और मन तृप्त हो गया। अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि उसकी बर्थडे पार्टी इसी रेस्टोरेंट में हो। जी जी सर, क्यों नहीं। हमें तो उल्टा आनंद ही होगा। हमारे रेस्टोरेंट में आयोजित की जाने वाली पहली बर्थडे पार्टी होगी। आप निश्चिंत रहिए, हम एकदम धूमधाम से मनाएंगे आपके बेटे का जन्मदिन। 1 महीना बीत जाता है। रेस्टोरेंट खूब तरक्की कर रहा होता है। पूरे शहर में फेमस भी होने लगता है। गौरव ने चिराग को रेस्टोरेंट के खर्चे के लिए लगने वाले लाखों का कैश शुरुआत में ही दे दिया था और एक दिन अचानक चिराग उस कैश को और रेस्टोरेंट के सारे पैसे को चुरा कर रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद गौरव बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। बर्बाद हो गए हम इंद्राणी। हम कुछ नहीं बचा। पता नहीं क्या होगा अब। मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। सोचा नहीं था कि कभी कि चिरू मुझे जीवन का इतना बड़ा धोखा देकर चला जाएगा। जी आप हिम्मत रखिए। हिम्मत हार जाएंगे तो सब कुछ हार बैठोगे। हम सब कुछ हार बैठे हैं इंद्राणी। गौरव को लाखों का लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है और तो और अपना शहर का घर भी खाली करना पड़ता है। गौरव और उसकी बीवी इंद्राणी दोनों ही अब गांव चले जाते हैं। वो गांव में अपनी अम्मा के घर जाते हैं। गौरव बिटवा, तोहरा के चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं। ई गांव माँ बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलत रही। तोहरा के भी एक ठो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हिम्मत रखो और ऊपर वाला में भरोसा रखो। समझत हो? जी अम्मा, पड़ोस के प्रमोद चाचा के साथ मैं कल जाने वाला हूँ गांव में नौकरी ढूंढने। जी मुझे पूरा भरोसा है आपको एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। बस आप भी हौसला बुलंद रखिए। अब जो हो गया सो हो गया। हम सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुरू तो फिर से कर सकते हैं ना। जो कुछ भी बिखर गया है उसे समेटने की जगह एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना, फिर चाहे वो शून्य से क्यों ना हो। अगले दिन गौरव पड़ोस के प्रमोद चाचा संग हाथ गाड़ी पर सवार होकर गांव में नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। तभी गौरव, फिर तुमने उस मूर्ख चोर दोस्त की कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं की पुलिस थाने में? प्रमोद चाचा, मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसे अब तक नहीं पकड़ पाए हैं। लगता है वो पैसे चुराकर कहीं बहुत दूर भाग गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिसे मैंने अपना सच्चा दोस्त माना, उसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, निराश मत हो बेटा। अब बस तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो फिर मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। गौरव सुबह से शाम तक पूरे गांव में कई सारी जगहों पर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन उदास होने के बावजूद भी वो चूल्हे पर अपनी अम्मा और बीवी के लिए खाना बनाता है। ये लो अम्मा, ये ले इंद्रानी, और ये लीजिए प्रमोद चाचा। क्या हुआ अगर आज नौकरी नहीं मिली तो? अरे कल मिल जाएगी। नौकरी है, कोई मौसम थोड़ी जो सीधे 1 साल बाद ही वापस आएगा। वाह वाह गौरव बेटा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ गौरव बिटवा, इतना अच्छा लिट्टी चोखा तो हमने भी कब्बो नहीं बनाया अपन जीवन में। बिटवा एक सुझाव दे। जी जी अम्मा, दीजिए ना। बिटवा तू ना एक ठो ढाबा खोल दे।
तुहार हाथ माँ इतना कूट कूट कर स्वाद भरा है, जौन खाना खाकर सब लोगन का दिल खुश हो जा रहा। गंगा मैया की सौगंध। बात तो अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं गौरव जी। जैसे शहरों में रेस्टोरेंट चलते हैं, वैसे ही गांव में ढाबे चलते हैं। लोग ज्यादातर ढाबे का खाना ही खाते हैं और ये पैसे कमाने का एकदम अच्छा और फायदेमंद जरिया है। और तुम तो इतना कमाल का खाना पकाते हो बेटा। गौरव उन तीनों की बात सुनकर 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर चेहरे पर एक मुस्कान लेकर वो कहता है, ठीक है, तो तय रहा। मैं एक ढाबा खोलूंगा और पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। धन्यवाद। आप तीनों के इस सुझाव से मैं बहुत प्रेरित हो चुका हूं। प्रमोद चाचा, आप मेरी मदद करेंगे ना सारी व्यवस्था कराने के लिए? हाँ हाँ बेटा, यह भी कोई कहने वाली बात है क्या? तुम तो मेरे बेटा ही हो और अम्मा मेरी माँ जैसी, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसके बाद गौरव गांव में अपना ढाबा खोलता है और चूल्हा फूंक फूंक कर सारा खाना बनाता है। चंद मिनटों में उसके ढाबे के पास ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और वो सभी उसके खाने को बड़े ही मजे से खाते हैं और उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। मजा ही आ गया यारो। इतनी अच्छी मसाला भिंडी है कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इसकी तारीफ करने के लिए। सच में चूल्हे की आंच पर पका हुआ खाना एकदम बेस्ट स्वाद देता है। और ये बिरयानी, ये तो एकदम शानदार बनी है। क्या स्वाद है, आहा। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ गौरव भाई। मुझे इस बिरयानी को खाने के बाद रबड़ी और गुलाब जामुन भी खाना है। और मुझे भी। जी जी, ठीक है, धन्यवाद मेरे हाथ के बने खाने को इतना पसंद करने के लिए। गौरव अपने चूल्हा ढाबा से खूब तरक्की हासिल करता है और ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग जिस बंगले में रह रहा होता है, वहां से उसने चुराए हुए सारे पैसे चोरी हो जाते हैं और वो सर पकड़ लेता है। नहीं, मैंने चुराए हुए सारे पैसे चोरी हो गए। अब तो मैं पूरी तरह कंगाल हो गया। और वहां गांव में जाकर भी गौरव इतना सफल हो गया अपने जीवन में। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे धोखा देकर। चिराग बुरी तरह पछताता है और उसके खाने के लाले पड़ने लगते हैं और वो रोड पर सोने लगता है। वहीं अपनी मेहनत की कमाई से गौरव गांव का पहला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है और बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने जीवन में सफलता की इमारत को छूता है। गोकुलपुर कहकर एक गांव में अनुपम और उसकी बीवी देवयानी दोनों मियाँ बीवी रहा करते थे। उन दोनों को एक छोटा बेटा और बेटी थे जिनके नाम मोनू और स्वीटी होते हैं। अनुपम गांव की नदी में नाव चलाता और यात्रियों और गांव वासियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता। अरे वाह वाह, कितना मधुर संगीत बज रहा है तुम्हारी टेप में। अनुपम बाबू, मजा ही आ गया आज तो। सुबह सुबह इतनी मधुर और सुहानी शुरुआत हुई है आज के दिन की। और तुम तो नाव को बहुत ही अच्छे से भी चला रहे हो। काफी सुरक्षित और सुकूनदायक महसूस हो रहा है। वरना कुछ कुछ नाविक तो इतनी बुरी तरह नाव चलाते हैं कि पूछो मत भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया, आप लोगों को मेरी नाव सवारी पसंद आई, सुनकर अच्छा लग रहा है। अनुपम की बीवी दिव्यानी घर बैठकर टिफिन सर्विस का साइड बिजनेस चलाती है। घर से ही खाना पकाती और उसे टिफिन में पैक करके अपने चंद ग्राहकों को देती और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती, जिससे उनका घर खर्च निकल जाता। वहीं दिव्यानी के हाथ का बना खाना सभी को बहुत पसंद आता है। आहा, ओहो, क्या लाजवाब खाना पकाया है आज तुमने देवयानी। तुम तो मास्टर शेफ ही हो। जी आप भी ना। अच्छा सुनिए, ये पूरी सब्जी खाइए, तब तक मैं आप तीनों के लिए खीर बनाकर लाती हूँ। हाँ माँ, मुझे 2 कटोरी खीर देना। आपके हाथ की खीर को खाने के बाद दिल ही नहीं भरता। हाँ माँ, मुझे भी। ठीक है बच्चों। दिव्यानी के हाथ का बना खाना आस पड़ोस में मशहूर था। उसके टिफिन सर्विस वाले सारे कस्टमर्स भी उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते। दोनों पति पत्नी खुशी से पूरी मेहनत करके अपना घर चला रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगती। एक दिन अचानक से अनुपम का एक कार से टक्कर होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों हाथ पैर बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसके चलते अब वो रात दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता। मुझे माफ कर दो देवयानी,
मेरे कारण तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब घर खर्च कैसे चलेगा? मोनू और स्वीटी की स्कूल की फीस, बिजली का बिल, घर का राशन। देखिए अनुपम जी, आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए। खामखा आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप अभी बस आराम कीजिए। देवयानी, नदी किनारे मेरी नाव होगी। इससे पहले कि सूर्यास्त के बाद उसे कोई चुरा ले, तुम जाकर उस नदी के पास के नानकू चाचा की झोपड़ी के बगल में बांध दो जाके। ठीक है अनुपम जी। देवयानी नदी किनारे जाती है और उस नाव को ननकू चाचा की झोपड़ी के बगल में बांध देती है। वो अब अपने टिफिन सर्विस से ही घर चला रही होती है और अनुपम का ख्याल भी रख रही होती है, लेकिन उसके होम टिफिन सर्विस से मिलने वाले पैसे बहुत कम पड़ जाते हैं और वो बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। हे भगवान, इतने से पैसों में मैं क्या क्या करूंगी? घर का खर्चा इतना सारा है, लेकिन पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। तभी उसकी पड़ोसन नूतन आती है। देवयानी, ओ देवयानी, माफ करना, लेकिन मैंने तेरी सारी बातें खिड़की से सुन ली और मेरे पास तेरी इस दुविधा का एक बहुत ही अच्छा और फायदेमंद सुझाव भी है। जानना चाहेगी क्या? बताओ ना नूतन बहन। क्यों ना तुम एक तैरता हुआ नाव ढाबा चलाओ। एक तैरता हुआ नाव ढाबा? मैं समझी नहीं नूतन बहन। अरे पगली, तुम्हारे पति यानी अनुपम भाई की जो नाव है ना, तुम उसे चलाना और उसमें खाना भी बेचना। यात्री और गांव वाले अक्सर नाव के लंबे सफर में खाने को कुछ न कुछ ले जाते हैं, जैसे ट्रेन में भी समोसे वाला, चाय वाला ये सब खाना बेचते हैं। वैसे ही तुम भी अपने हाथ का बना स्वादिष्ट खाना बेच सकती हो नाव चलाते हुए। हाँ। नूतन का ये सुझाव सुनकर देवयानी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है नूतन बहन, धन्यवाद। मैंने भी इनसे कई दफा सुना है कि यात्री उन्हें पूछते हैं कि कुछ खान पान का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते नाव में। अब तो मैं अपना तैरता हुआ नाव का ढाबा खोल कर ही रहूंगी। जी बेटा। देवयानी अब ढेर सारा खाना पकाकर उसे गर्म बर्तनों में रखती है और नाव में उन बर्तनों को स्टोर करके नाव चलाती है और यात्रियों को भी उसके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो पूरे पंजाब में भी नहीं मिलते होंगे जितने आपने बनाए हैं देवयानी भाभी। अरे मैं तो आपके इस तैरते हुए नाव ढाबा के यूनिक कॉन्सेप्ट का फैन बन गया हूँ। आपने तो रॉक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब से तो मैं घर से नाश्ता करके आऊंगा ही नहीं, क्योंकि रोजाना आपके नाव ढाबे में मुझे स्पेशल भोपाली पोहा और मक्खन से भरपूर मजेदार आलू के पराठे जो मिलेंगे, हम सबकी तो दिवाली बन गई। क्यों ना मैं आपके इस नाव ढाबा का वीडियो शूट करूं देवयानी भाभी। मैं एक ऑनलाइन ट्रैवल व्लॉगर हूँ। आपके इस अमेजिंग से नाव ढाबे को देखकर सभी लोग बहुत आकर्षित होंगे और आप हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आग लगा दोगी। सच? ठीक है, कर लो शूट। मेरा मतलब है शूट। वो आदमी देवयानी के नाव ढाबा का वीडियो शूट करता है और उस वीडियो को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करता है और रातों रात देवयानी पूरे देश में फेमस हो जाती है। अरे देवयानी भाभी, आपने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, फोड़ दिए। अरे आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो और आपके वीडियो को रातों रात पूरे 20 लाख व्यूज आए हैं। वो क्या? देवयानी को यकीन ही नहीं होता है और वो बहुत भावुक हो जाती है। मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मैं फेमस हो गई हूँ, पर कैसे? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। देवयानी घर जाकर सारी बात अनुपम, मोनू और स्वीटी को भी बताती है और वो सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है देवयानी। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरी यही मनोकामना है भगवान से। देवयानी अब खुशी से अपना जीवन गुजार रही होती है। दूर दरार से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आते हैं और पानी और मधुर संगीत का भी आनंद उठाते हैं।
देवयानी अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगती है, लेकिन एक दिन अचानक से वो देखती है कि उसकी नाव कहीं खो गई है और वो नदी किनारे नहीं है। हे भगवान, मेरी नाव कहाँ चली गई? कल रात को तो मैं उसे यहीं पर बांध कर गई थी। पानी में भी नहीं गई होगी वो अपने आप, तो आखिर गई तो कहाँ गई? देवयानी बहुत घबरा जाती है। वो अपनी नाव को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी नाव कहीं नहीं मिलती। वो नाव की तलाश में जंगल के बीच आ जाती है और वहां पर वो एक पिंजरे में फंस जाती है। कोई है? अरे मेरी मदद करो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए। तभी वहां पर गुंडे देवयानी को घेर लेते हैं। आज तो तुम गई, हमें पता था अपनी नाव की खोज में तुम इस जगह जरूर आओगी। अब तो तुम हमारे जाल में फंसी गई। छोड़ दो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवयानी बिलख बिलख कर रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर 2 शेर आ जाते हैं और वो उन गुंडों को देखकर उनके पास जाते हैं और दहाड़ते हैं, जिससे डरकर गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और वो पिंजरे को भी तोड़ते हैं और देवयानी को वहां से आजाद कराते हैं। धन्यवाद माता रानी, आपने वाहनों को मेरी मदद के लिए भेजा है। धन्यवाद। और इस तरह वो दोनों शेर देवयानी को कुछ नहीं करते और वहां से सही सलामत जाने देते हैं। देवयानी अपने तैरते हुए नाव ढाबा से खूब तरक्की करती है और पैसे कमाकर अपने परिवार को संभालती है।